Hello class 8 student. In this video we will study about change in state and latent heat. Means how the substance changes its state. For example, solid to liquid, liquid to vapor, etc. Then first we will know about what is the name of process. For example, when you provide heat to any solid, then it converted into liquid, and when you provide heat to any liquid, it converted into vapor, or you can say gas. In reverse, when you cool any gas, then it converted into liquid, and when you cool any liquid, it converted into solid. So student, solid to liquid, it is known as melting or fusion. Solid to liquid, this to this. And liquid to solid is known as freezing. Liquid to solid. Liquid to gas, we have two processes: vaporization and evaporation. Gas to liquid, condensation. Direct solid to gas, sublimation. And direct gas to solid, deposition, or you can say desublimation. These are the process: melting, solid to liquid; vaporization and evaporation, liquid to gas; condensation, gas to liquid; freezing, liquid to solid; sublimation, direct solid to gas. For example, camphor, naphthalene ball, etc. And direct gas to solid, deposition or desublimation. For example, carbon dioxide to dry ice. इसमें मेनली सब तो एक एक है, वहां पे दो है, वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन. तो इन दोनों पे थोड़ा सा हम लोगों को डिस्कस कर लेना है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन. देन स्टूडेंट, both are the process in which liquid converted into vapor, but there are some difference between vaporization and evaporation. So इससे हम लोग थोड़ा क्लियर हो जाते हैं कि क्या डिफरेंस है. तो vaporization, when liquid converted in vapor at boiling point, and evaporation, when liquid converted into vapor at any temperature, then it is evaporation. एग्जाम्पल कि जब आप फ्लेम पे, चूल्हे पे मान लीजिए वाटर का, किसी वेसल में आप वाटर रखे हुए हैं, तो पहले वो बॉयल करेगा और तब वेपर में कन्वर्ट होना शुरू होगा, देन दिस इज वेपोराइजेशन. लेकिन किसी गड्ढे में, किसी तालाब में जो पानी होता है, नदी में, वो धीरे धीरे आप देखते हैं कम होता है. कहीं बारिश हुई, गड्ढे में पानी जमा हो गया, तो 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि वो गड्ढे का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी वो वेपर बन रहा है. तो दिस इज द इवेपोरेशन, क्योंकि इसमें लिक्विड बॉयल नहीं करता है, सनलाइट आती है और जो टेम्परेचर उसे मिलता है उसी टेम्परेचर पे वो वेपर में चेंज हो जाता है. तो अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हुआ तो वेपोराइजेशन, किसी टेम्परेचर पे हो गया तो इवेपोरेशन. फर्स्ट डिफरेंस याद रखेंगे. इफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट, देन दिस इज वेपोराइजेशन, एंड इफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, देन दिस इज इवेपोरेशन. सेकेंड डिफरेंस, इट इज द बल्क फेनोमेनन. बल्क फेनोमेनन मीन्स कि ये पूरे लिक्विड में एक साथ होता है.
बट इट इज सरफेस फेनोमेनन, यानी इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस का लिक्विड वेपर बनता है, पूरा नहीं। दो डिफरेंस हो गया। इसका है इट डज नॉट प्रोड्यूस कूलिंग, बॉइलिंग कोई कूलिंग नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन इवेपोरेशन कूलिंग प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन भी आता है कि वाई इवेपोरेशन प्रोड्यूस्ड कूलिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक में भी है, तो समझ लीजिए कि वाई इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग। तो होता क्या है स्टूडेंट, जैसे सपोज करिए कि आपने अपने हाथ पे कुछ स्पिरिट लिया, स्पिरिट जल्दी इवेपोरेट करता है, तो आपको ठंडक महसूस होगा। आप इंजेक्शन वगैरह लगाते होंगे, तो डॉक्टर वो जो आपको रुई में इंजेक्शन वाली जगह पे लगाते हैं, वो स्पिरिट होता है। तो व्हेन स्पिरिट इज पॉर्ड ओवर द पाम और एट एनी प्लेस वी फील कोल्डर, थोड़ी ठंडक महसूस होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि क्यों, ये कूलिंग कैसे प्रोड्यूस होता है? तो आंसर इज कि व्हेन स्पिरिट is poured on our palm, then it undergoes evaporation, and for the evaporation it takes heat from our palm. जब स्पिरिट आप अपने पाम पे लेते हैं, हथेली पे, तो वो इवेपोरेट करने लगता है, और इवेपोरेशन के लिए वो जो हीट लेता है वो आपके पाम से लेता है। तो इसीलिए आपका पाम जो है वह हथेली को थोड़ी ठंडक महसूस होती है। इसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम्स कूलर, घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है? तो घड़े में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो जब आप इसमें पानी भरते हैं तो उन पोर से वो लिक्विड निकल के सरफेस पे आ जाता है। टाइनी पोर्स होते हैं एकदम, इतना नहीं होता है कि घड़े में पानी भरे और निकल के पूरा पानी बाहर आ गया, तो फिर फायदा क्या होगा। दीज आर टाइनी पोर्स, सच टाइनी कि एकदम थोड़ा थोड़ा पानी इनसे रिसता है, और रिस के वो सरफेस पे आ जाता है। अब सरफेस का वाटर इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होने के लिए जो ये हीट लेगा वो अंदर वाले पानी से लेगा। तो अंदर वाले पानी से हीट लेगा, अंदर वाला पानी हीट रिलीज करेगा, तो अंदर वाला पानी ठंडा हो जाएगा। तो these are the differences between evaporation and vaporization, and these are the cooling effect. आप डॉग्स को देखते होंगे, कुत्ते वो जीभ निकाल के हांफते हैं, टंग अपना वो बाहर कर लेते हैं। तो जीभ निकाल के इसीलिए हांफते हैं कि उनके टंग पे एक लिक्विड होता है, और जब वो टंग बाहर करके हांफते हैं तो वो लिक्विड इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेशन के लिए वो हीट लेता है टंग से। तो डॉग्स को थोड़ा ठंडक महसूस होता है, क्योंकि उनको पसीना नहीं चलता है, तो इसीलिए वो टंग बाहर करके हांफते हैं। तो दीज आर द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। और एक इंपॉर्टेंट हेडिंग आएगा आपको कि फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। तो फैक्टर क्या है जिनसे इवेपोरेशन जो है चेंज हो सकता है? तो पहला सरफेस एरिया, समझते जाएंगे। जितना ज्यादा बड़ा आप सरफेस लेंगे, जैसे आप ग्लास में पानी रखिए और एक बाउल में रखिए या प्लेट में रखिए, तो प्लेट वाले का इवेपोरेशन ज्यादा होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सेकेंड, टेम्परेचर। जाहिर सी बात है कि ज़्यादा हॉट डे है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। थर्ड, विंड स्पीड। आप लोग देखते होंगे कि पंखे के नीचे कपड़ा हम लोग रखते हैं तो वो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा विंड स्पीड होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। विंड स्पीड कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड एंड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन विंड स्पीड।
एंड द लास्ट वन नहीं कहिए, सेकेंड लास्ट, ह्यूमिडिटी। तो नेचर में अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ऑलरेडी वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, तो वो रिसीव नहीं करेगा और वाटर वेपर, या कम करेगा। तो व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। तो इन तीनों में इंक्रीज करने से इंक्रीज और डिक्रीज करने से डिक्रीज, लेकिन इसमें इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाएगा। एंड द लास्ट वन इज नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड पे भी डिपेंड करता है कि किसका इवेपोरेशन कितना होगा। जैसे पेट्रोल वाटर से ज़्यादा इवेपोरेट करेगा, स्पिरिट वाटर से ज़्यादा इवेपोरेट करेगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड ऑल्सो अफेक्ट द इवेपोरेशन। देन दीज आर द 5 फैक्टर विच कैन अफेक्ट द इवेपोरेशन. So in this topic we had discussed evaporation and vaporization. Now the last topic of this chapter is latent heat. तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना है कि latent heat क्या होता है. तो स्टूडेंट, latent heat वो heat होता है जो मटेरियल अपना स्टेट चेंज करने के लिए लेता है. This is the amount of heat which is needed या which is required to change in state या for change in state. without affecting the temperature. विदाउट अफेक्टिंग द टेम्परेचर, यानी ये वो हीट है जो मटेरियल तब लेगा जब उसे स्टेट चेंज करना हो और यहां उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा. देन दिस हीट इज नोन एज लैटेंट हीट. याद रखेंगे कि द हीट विच इज टेकन बाई एनी सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट, and this heat cannot change the temperature of substance. That's why it is known as latent heat. तो latent heat का यही definition लिखना है. और इसी में अगर आ जाएगा specific latent heat, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा. This is the amount of heat which is required by 1 kg material. या यहां से मिटा देता हूं मैं. अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, छूट गया था उसको फिर से लिख देता हूं. अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन स्टेट by unit mass 1 kg without affecting its temperature. ये हमेशा याद रखना है, टेम्परेचर नहीं चेंज करना चाहिए. यूनिट मास का मटेरियल जितना हीट लेगा अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर, विदाउट अफेक्टिंग इट्स टेम्परेचर, that is known as a specific latent heat. Amount of heat energy which is required for change in state by unit mass without affecting its temperature. इसका SI यूनिट होगा जूल पर केजी और फॉर्मूला होगा टोटल हीट एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू लैटेंट स्पेसिफिक लैटेंट हीट. SI यूनिट केजी, सॉरी जूल पर केजी. मास गिवन रहेगा, लैटेंट हीट गिवन रहेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो हीट एनर्जी निकल जाएगा जब आपको चेंज इन स्टेट हो रहा हो. एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं आपके बुक का, इस पे. हाँ, क्वेश्चन है
कि सेकेंड, कैलकुलेट द स्पेसिफिक लैटेंट हीट। सेकेंड बुक का न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस इफ 8000 जूल of heat is required for melting 25 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 25 ग्राम सब्सटेंस है और उसको मेल्ट करने के लिए 8000 जूल का जरूरत पड़ा है, तो स्पेसिफिक लैटेंट हीट बताइए। तो Q इज इक्वल टू ml, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। L बताना है तो Q बाई M हो जाएगा। अब Q है 8000 और M है 25 ग्राम, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में चेंज हो जाएगा, तो आपका L हो जाएगा 8000 इंटू 1000 बाई 25। अब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8 4 जा 32 इंटू 10 टू दी पावर 4 जूल पर केजी। तो ये हुआ आपका लैटेंट हीट। इसको और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो 3.2 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो हम लोगों को हीट दिया हुआ था, मास दिया हुआ था और लैटेंट हीट निकालना था, तो Q इज इक्वल टू ml किए, यहां से L, M इधर आ गया तो Q बाई M हो गया। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन भी सेम फॉर्मूले पे है। कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 2 kg ऑफ आइस। 2 kg आइस है, इसको मेल्ट करना है और स्पेसिफिक लैटेंट हीट दिया हुआ है 336 इंटू 10 टू दी पावर 3 जूल पर केजी। टोटल हीट बताना है, तो ये तो और इजी हो गया। Q इज इक्वल टू ml, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल हीट फाइंड हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक लैटेंट हीट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 आपका हो गया। अब देखिए, ये जो स्पेसिफिक लैटेंट हीट आपको बताया गया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट हो जाता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा। और सेकेंड पार्ट हो जाता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट फॉर वेपोराइजेशन, जब लिक्विड से वेपर में जाता है। तो इसका डेफिनेशन अगर पूछा तो सब कुछ वही लिखेंगे, स्पेसिफिक लैटेंट हीट वाला ही, सिर्फ ये मेंशन कर देंगे कि सॉलिड टू लिक्विड है। और इसका डेफिनेशन पूछा तो सब कुछ स्पेसिफिक लैटेंट हीट वाला ही लिखेंगे, सिर्फ मेंशन कर देंगे कि सब्सटेंस लिक्विड टू वेपर में जा रहा है। तो 2 तरह का स्पेसिफिक लैटेंट हीट हो गया, फ्यूजन और वेपोराइजेशन। अब एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपके बुक में, मैं उसको समझा देता हूं कि वो ग्राफ क्या है और कैसे बनाया जाता है। तो दिस इज द टेम्परेचर टाइम ग्राफ, कि टाइम के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करता है। तो आपके एक्सपेरिमेंट में आपके पास आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इसको हीट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ग्राफ देखिए ऐसे बनेगा, क्योंकि माइनस नीचे होता है। ये ग्राफ बता रहा है कि जब आप हीट प्रोवाइड किए तो टाइम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ के 0 डिग्री पे आ गया और टाइम भी अपना कुछ बढ़ा। और जब 0 डिग्री पे आया तो टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए कि यहां पर स्टेट चेंज होगा, आइस टू वाटर। तो जब स्टेट चेंज होता है
तो टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, तो थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ टाइम बढ़ाइएगा। जब आप मेल्टिंग पॉइंट पे, किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचिए या बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचिए, तो आपको टाइम बढ़ाना है, टेम्परेचर नहीं। फिर जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया तो फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब ये 100 डिग्री पे पहुंचेगा तो एक बार फिर थोड़े देर के लिए फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो जब स्टेट चेंज होने लगे तो टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। तो AB रिप्रेजेंट मेल्टिंग एंड CD रिप्रेजेंट फ्रीजिंग, बॉइलिंग वाटर टू स्टीम, एंड बोथ केसेस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि स्टेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दीजिएगा। तो ये ग्राफ है, 10 डिग्री से हम लोग हीट देना शुरू किए तो पहले टेम्परेचर बढ़ा और 0 पे पहुंचा, फिर थोड़े देर के लिए फिक्स हो गया क्योंकि आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, और फिर वाटर से जो है कन्वर्ट हो गया तो टेम्परेचर बढ़ा, और फिर थोड़े देर के लिए फिक्स हो गया क्योंकि वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कहते हैं टेम्परेचर टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ को अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये ग्राफ। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग लैटेंट हीट, चेंज इन स्टेट और टेम्परेचर टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस किए। अब चैप्टर के कुछ टॉपिक और बच गए हैं 15 मिनट के वीडियो में, वो भी फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को जो है कंप्लीटली फिनिश कर दूंगा, लगभग फिनिश हो ही गया है, इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो ये हीट चैप्टर आपका फिनिश हो गया। तो इसको अच्छे से बुक में पढ़िए, और जो प्रॉब्लम होती है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछिए। ओके, थैंक यू।